जांच एजेंसियों उस पर जांच एजेंसियों को शक है कि उमर ने भी इसी पैटर्न का अपनाया होगा और वो शू बॉम्बर था। साल 2001 में आतंकी ने फ्लाइट में जिस जूते में बम विस्फोटक छुपाने और धमाका करने की नाकाम कोशिश की थी, उस जूते की तस्वीर ये है। काले रंग के जूते के जो उसका सोल होता है उसको काटकर उसमें विस्फोटक और ट्रिगर दोनों भर दिया गया था। आशंका जताई जा रही कि उमर ने भी इसी पैटर्न का इस्तेमाल किया होगा। उमर के जूते में टीएटीपी विस्फोटक का ट्रेस मिलने से जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए, क्योंकि टीएटीपी यानी ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड एक घरेलू विस्फोटक है जो बहुत अस्थिर और खतरनाक होता है। इस वजह से इसे मदर ऑफ सैटन यानी शैतान की अम्मा कहा जाता है, क्योंकि यह बनाने वाले को भी मार सकता है। यह इतना सेंसिटिव होता है कि थोड़ी सी गर्मी, थोड़ा सा घर्षण या स्टैटिक बिजली से भी इसमें जोरदार धमाका हो जाता है। मान लीजिए किसी बॉक्स में टीएटीपी है और कोई बॉक्स का ढक्कन खोल रहा है, तो उतने से फ्रिक्शन से भी टीएटीपी ब्लास्ट हो सकता है। अगर यह गीला हो जाता है तब भी ब्लास्ट कर सकता है। केवल 1 ग्राम टीएटीपी का ब्लास्ट भी एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर सकता है। यह विस्फोटक देखने में सफेद पाउडर जैसा होता है, लेकिन सस्ता है, आसानी से फट जाता है, इसलिए आतंकी इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैश जैसे आतंकी संगठन भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब कहा जा रहा है कि यही टीएटीपी जो है वो ये डॉक्टर उमर के जूते में भी मिला है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आतंकी D6 मिशन की साजिश में जुटे थे। अब ये D6 क्या है? D6 मिशन का लक्ष्य 6 दिसंबर को आतंकी हमला करना था। देश के अलग अलग 6 शहरों में आतंकी हमले की प्लानिंग थी। आतंकी हमलों के बाद नेपाल भागने की साजिश थी इनकी। आतंकी डॉक्टर शाहीन से मिले दस्तावेजों में D6 मिशन का जिक्र है। इसे बाबरी का बदला मिशन बताया गया। जब्त दस्तावेजों में डॉक्टर शाहीन को मैडम सर्जन नाम दिया गया था। आतंकी आकाओं ने शाहीन को विदेश में नौकरी दिलाने का वादा कर रखा था। दिल्ली जांच की ब्लास्ट में अब मैडम एक्स और मैडम जेड की भी एंट्री हो गई। ये तो मैडम सर्जन है, इसको मैडम सर्जन करके बुला रहे थे, लेकिन ये मैडम एक्स और मैडम जेड कौन थी? जांच एजेंसियों को डॉक्टर शाहीन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में 2 नंबर मिले। कॉन्टैक्ट लिस्ट में मैडम एक्स और मैडम जेड के नाम से इन्हें सेव किया गया था। शाहीन और मैडम सर्जन को दोनों नंबरों से निर्देश भेजे जाते थे। शाहीन ने मैडम एक्स को एक मैसेज भेजा था जिसमें लिखा था, आपने जो मेडिसिन मंगवाई थी वो इस हफ्ते पहुंच जाएगी। मैडम एक्स ने रिप्लाई में कहा था कि ऑपरेशन के लिए दवाई कम नहीं पड़नी चाहिए। मेडिसिन शब्द का इस्तेमाल विस्फोटक के लिए किया गया था और ऑपरेशन शब्द का इस्तेमाल आतंकी हमले का कोड वर्ड था। जांच एजेंसियों को शक है कि यह मैडम एक्स और मैडम जेड जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की बहनें हो सकती हैं। आतंकी शाहीन को लेकर सूत्रों के हवाले से चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। डॉक्टर शाहीन और जैश ए मोहम्मद मिलकर एक बड़ी साजिश को भारत में अंजाम देने वाले थे। दरअसल जैश ए मोहम्मद ने डॉक्टर शाहीन को ऑपरेशन हमदर्द की कमान सौंपी थी। नाम देख रहे हैं, ऑपरेशन हमदर्द। ऑपरेशन हमदर्द के तहत मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं निशाने पर थीं। जैश ने इस ऑपरेशन के लिए 3 कैटेगरी बनाई थी। पहली कैटेगरी में आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम महिलाओं को रखना था। उन्हें पैसे का लालच देकर दहशतगर्द बनाने का प्लान था। दूसरी कैटेगरी में मॉडर्न मुस्लिम महिलाओं को रखा गया था। इन्हें विदेश ले जाने और ऐशो आराम वाली जिंदगी का लालच देने का प्लान था। और तीसरी कैटेगरी में विचारों से कट्टरपंथी मुस्लिम महिलाओं को रखा गया था, क्योंकि इन्हें जिहाद के रास्ते पर लाना आसान था। दिल्ली ब्लास्ट की जांच की सबसे अहम कड़ी डॉक्टर शाहीन ही है। आतंकियों की भर्ती से लेकर फंडिंग तक सब कुछ डॉक्टर शाहीन यानी मैडम सर्जन देख रही थी। डॉक्टर शाहीन की कुंडली खंगालने पर जांच एजेंसियों को पाकिस्तान का कनेक्शन मिलने की भी बात सामने आ रही है। यह खुलासा हुआ है कि शाहीन 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है। आतंकी डॉक्टर शाहीन के पास एक नहीं 3-3 पासपोर्ट हैं। डॉक्टर शाहीन 6 बार विदेश जा चुकी है। खुलासा हुआ है कि साल 2013 में कानपुर में नौकरी छोड़ने के बाद डॉक्टर शाहीन थाईलैंड गई थी। जांच के दौरान आतंकी शाहीन के कुल 7 बैंक खातों का पता चला है। शाहीन के बैंक अकाउंट से 7 साल में 1,55,00,000 रुपए का लेन देन हुआ है। जांच एजेंसियां पैसों के सोर्स का पता लगाने में अब जुटी हैं। 3 खाते कानपुर में और 2 लखनऊ में और दिल्ली में। दिल्ली ब्लास्ट की एक कड़ी को जोड़ने के लिए आज जांच एजेंसियां हरियाणा के नूह जिले में भी गईं। यहीं की हिदायत कॉलोनी में आतंकी उमर किराए के मकान में रहता था। उमर के कमरे में बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंची और तलाशी ली। सूत्रों के मुताबिक कमरे से संदिग्ध विस्फोटक सामग्री और कुछ उपकरण बरामद हुए। यह भी खुलासा हुआ है कि इस मकान में पहले एक महिला भी रहती थी,
जो अब गायब हो गई है बताया जा रहा है, उसकी तलाश भी की जा रही है। इलाके में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आसपास के लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। यानी इधर दिल्ली ब्लास्ट की ताबड़तोड़ जांच आगे बढ़ रही है। कोई भी मिसिंग लिंक न रहे इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन उधर बॉस दिल्ली ब्लास्ट पे पॉलिटिक्स हो रही है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता इस ब्लास्ट को लेकर जो नैरेटिव चला रहे हैं, आप सुनेंगे तो माथा पीट लेंगे कि क्या लोग हैं ये लोग। ब्लास्ट को इलेक्शन से जोड़ा जा रहा है। ब्लास्ट के पीछे आरएसएस का हाथ होने का झूठ फैलाया जा रहा है। ब्लास्ट को कश्मीरियों पर जुल्म और 370 हटाने की साइड इफेक्ट की तरफ पेश किया जा रहा है। इन आतंकियों को कठपुतली और भटके हुए नौजवानों की तरह दिखाने की कोशिश हो रही है। टेरर मॉड्यूल में डॉक्टरों के पकड़े जाने पर उसका ठीकरा भी मोदी सरकार और हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स पर फोड़ा जा रहा है। आप सुनिए कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई कैसे इस ब्लास्ट में आरएसएस यानी संघ की जांच करने की बात कर रहे हैं और इसे इलेक्शन से जोड़ रहे हैं। दिल्ली में आरएसएस का हाथ है कि नहीं मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन जो जो हिंसावादी हैं उनकी सबकी जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इलेक्शन आने के बाद बराबर बमकांड क्यों होता है, ये इसका भी जांच होनी चाहिए। दूसरा ऐसा है कि जिस ढंग से कश्मीर में अन्याय हो रहा है उसका भी परिणाम कुछ होगा। वो खुद माने जाने वकील हैं, तो वो जो बोलते हैं कि अंदरूनी मामला भी इसमें होगा, अंदरूनी आतंकवाद होगा, तो इसकी जांच होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा है कि आरएसएस जिस ढंग से प्रचार वगैरह करती है, ऋतुम्बरा का ये आया था, उनको वो छोड़े, तो क्या सरकार आरएसएस का भी जांच करेगी? ये हमारा सवाल है। इसी बीच दिल्ली ब्लास्ट पर एक बहुत बड़ी खबर आ गई। दिल्ली ब्लास्ट में एक और गिरफ्तारी हो गई है। एनआईए ने श्रीनगर से दानिश को पकड़ा है। जसीर बिलाल उर्फ दानिश की गिरफ्तारी की खबर आ रही है। वो अनंतनाग का रहने वाला है। आतंकियों को टेक्निकल सपोर्ट देने का उस पर आरोप लग रहा है। ड्रोन बम और रॉकेट बना रहा था दानिश, यह भी खबर है। आतंकी उमर का बहुत करीबी था यह दानिश जिसकी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली ब्लास्ट में उमर का साथ देने का आरोप दानिश पर लग रहा है, तो यह बहुत अहम गिरफ्तारी है। दानिश डॉक्टर उमर का वो साथी जो बहुत करीबी था और डॉक्टर उमर वो जिसने ये धमाका किया था। और कहा जा रहा है कि दानिश जो है वो रॉकेट बना रहा था, ड्रोन बम बना रहा था। और सोचिए गिरफ्तारी ना हुई होती तो और क्या क्या ये लोग प्लान किए बैठे थे। 24 घंटे में ये दूसरी बड़ी गिरफ्तारी है। जांच एजेंसियां पाताल से भी ढूंढकर साजिश करने वालों को दबोच रही हैं। खुद को धमाके से उड़ाने वाले डॉक्टर उमर के करीबियों को चुन चुन कर पकड़ा जा रहा है। इससे पहले एनआईए ने आतंकी उमर नबी के सहयोगी आमिर राशिद अली को पकड़ा है। एनआईए ने उसे 10 दिन की रिमांड पर लिया है। आमिर राशिद वही आरोपी है जिसके नाम पर धमाके में जो I-20 कार इस्तेमाल हुई थी वो इसी के नाम पर खरीदी गई। आमिर राशिद जम्मू कश्मीर के पंपोर के संबूरा का रहने वाला है। एनआईए का आरोप है कि आतंकी धमाके की साजिश में आमिर राशिद ने ही उमर का साथ दिया था। उमर तो धमाके के साथ उड़ गया, लेकिन आमिर अब उमर के राज खोल सकता है। यानी 24 घंटे में एनआईए के हाथ 2 अहम किरदार लग गए जो पूरी साजिश का पर्दाफाश कर देंगे। और ये 2 अहम किरदार जिन्हें यह पता है कि दिल्ली ब्लास्ट में खुद को उड़ाने वाले उमर का असली प्लान क्या था। उन्हें यह भी पता चलेगा उनसे कि इसमें पाकिस्तान में बैठे मसूद अजहर और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का क्या रोल है। क्योंकि यह माना जा रहा है कि जिस तरह की साजिश रची गई थी वो पूरे देश को दहलाने की थी। देश के खिलाफ इस बड़ी साजिश को जांच एजेंसियों ने अलर्ट रहते पकड़ लिया, नहीं तो और बड़ी घटना हो सकती थी। इतनी बड़ी आतंकी साजिश पाकिस्तान के बिना किसी सपोर्ट या इशारे के मुमकिन ही नहीं है। आप यह भी देखिए कि दिल्ली ब्लास्ट में जो भी पकड़ा गया उनके जैश ए मोहम्मद से कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। ब्लास्ट में खुद को उड़ाने वाले डॉक्टर उमर का जैश ए मोहम्मद से कनेक्शन होने का शक है। कश्मीर से जो संदिग्ध पकड़े गए जो उमर के सहयोगी वगैरह थे उनके भी जैश से संबंध होने का शक है। पूरे डॉक्टर टेरर का जो मॉड्यूल है उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं जैश ए मोहम्मद से होने की बात कही जा रही है। लेकिन पाकिस्तान को अगर ठोकना है, उसको उसके किए की सजा देनी है, तो यह कनेक्शन स्टैब्लिश करके दुनिया के सामने रखना होगा। आगे और भी खुलासे अभी आपके सामने करेंगे। ये भी बताएंगे कि मैडम एक्स, मैडम जेड, मैडम सर्जन, ये लोग कौन है भाई जिनका नाम आ रहा है।
लेकिन पहले यह देखिए कि इधर मसूद अजहर और जैश ए मोहम्मद का नाम इस आतंकी घटना में सामने आने लगा है, उधर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को फिर से फोड़ने की तैयारी कर ली। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज क्या कहा है जो पाकिस्तान में खलबली मचा रहा है, सुनिए एक बार। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। लड़ाई कितने दिन चलेगी ये आज हम नहीं बता सकते हैं। हमने तो लड़ाई तकरीबन मान लीजिए 88 घंटे में की, कल कोई 4 महीने भी चल सकती, 4 साल चल सकती है। अब सेना प्रमुख जो कह रहे हैं वो इशारों में बहुत साफ मैसेज दे रहे हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ ट्रेलर था, यानी अगली बार पाकिस्तान पर और ज्यादा कहर बरपेगा। सेना प्रमुख ने साफ कह दिया कि पाकिस्तान से कुछ दिन या घंटों की नहीं, अब लंबी जंग हो सकती है। और लंबी जंग का मतलब यह है कि पीएम मोदी पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल इलाज करेंगे। भाई वो कह तो रहे हैं कि 4 महीने भी हो सकता है, 4 साल भी हो सकता है। सेना प्रमुख ने साफ कह दिया कि हमारी तैयारी पूरी है, यानी सिर्फ पीएम मोदी के एक इशारे का इंतजार है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से कांग्रेस यह माहौल बना रही थी कि मोदी सरकार इसमें पाकिस्तान का नाम क्यों ले रही, लेकिन आज सेना प्रमुख के बयान से साफ है कि ऐसा एक्शन होगा कि पाकिस्तान का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कैसे पाकिस्तान को एक और वार्निंग दी, क्या दी, एक बार वो भी सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि वो उधर मुनीर इतना पैनिक में है कि अब धमकी देने पर आ गया। क्या धमकी दिया वो भी बताऊंगा। जो भी हमारे काम में रोड़ा अटकाएगा उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो आतंकवादी हैं या उनके आका हैं वो हमारे लिए समान मान है। दूसरी चीज ये है, जो भी आतंकवादी को बढ़ावा देगा हम उसको जवाब देंगे। और हमारे पास अगर बैरंग चिट्ठी भी आई तो भी हमें पता है कि जवाब किसको देना है, हमें उसकी चिंता नहीं है। और जहां तीसरी बात है कि जहां तक आप ब्लैकमेल करना चाहते हैं हमें किसी चीज के लिए, मेरे ख्याल से भारत अभी इतना संपन्न है कि हम किसी ब्लैकमेल से डरने वाले नहीं हैं। ब्लैकमेल से उनका मतलब न्यूक्लियर पावर वाली बात थी, जो पाकिस्तान बीच बीच में शिगुफा छोड़ता रहता है कि अरे हम न्यूक्लियर पावर हैं, न्यूक्लियर पावर हैं। उन्होंने कहा ये सब नौटंकी हमारे सामने ना करना। तो भारत की सेना की दहाड़ सुनकर पाकिस्तान का फील्ड मार्शल असीम मुनीर तनाव में। मुनीर ने धर्म का नाम लेना फिर शुरू कर दिया है। मुनीर ने इस बार कहा है कि पाकिस्तान शांति चाहता है। अच्छा, ये शांति चाहते हैं, कह रहा है कि लेकिन किसी भी तरह की आक्रमणकारी हरकत का जवाब दृढ़ता से दिया जाएगा। पाकिस्तान की सेना अल्लाह की सेना है और उसके सैनिक अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं। मुनीर ने कहा कि भारत के साथ जंग में उसने जीत नहीं दिलाई, बल्कि ये जीत तो अल्लाह ने दिलाई। ये अल्लाह की दुआएं हैं कि मई में पाकिस्तान ने दुश्मनों को धूल चटा दी थी। जब मुसलमान अपने अल्लाह पर भरोसा करता है तो दुश्मन पर फेंकी गई मिट्टी मिसाइल में बदल जाती है। यह आदमी अल्लाह की बातें इसलिए कर रहा है, अल्लाह की फौज पाकिस्तान की फौज को इसलिए बता रहा है ताकि इसे मुसलमानों का साथ मिले। मुसलमान ये ना सोचे कि अरे ये तो पाकिस्तान की लड़ाई, वो ये सोचे कि अरे ये तो इस्लाम की लड़ाई है, इसलिए ये एंगल लेकर आ रहा है। और कह रहा है कि अल्लाह ने हमारा मई में साथ दिया था, अल्लाह ने साथ दिया होता तो तुम्हारे 11 एयरबेस फोड़ते। अरे अल्लाह ने तुमको मैसेज दिया था कि सुधर जाओ, अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया कि सुधर जाओ, लेकिन लक्षण सुधरने वाले हों तब तो। मई को अगर ये जीत मान रहे हैं तो अभी नरेंद्र मोदी तुम्हारा फाइनल पैकअप करने की तैयारी कर रहे हैं, वो सोचो कितनी बड़ी जीत होगी। मुनीर ये बातें इसलिए कह रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि भारत छोड़ने वाला नहीं। इस बार भारत की मिसाइल सिर्फ आतंकी ठिकानों पर नहीं बल्कि सेना के हेडक्वार्टर पर भी गिरेगी। कई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि भारत के हमले से बचने के लिए ही पाकिस्तान ने ऐसा प्लान बनाया जिसमें आतंकी साजिश अफगानिस्तान और तुर्की में बैठकर रची गई। ऐसा भी दावा है कि यह पूरी आतंकी साजिश को अंजाम देने में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का दिमाग काम कर रहा था। पाकिस्तान को यह भी पता है कि अगर उसके खिलाफ आतंकी हमले के सबूत मिले तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का शिकंजा कस जाएगा। इसलिए यह दावा किया जा रहा है कि ISI ने ऐसा प्लान बनाया जानबूझकर जिसमें आतंकी हमले में उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन या लिंक मिल न सके। इसी वजह से जम्मू कश्मीर का मौलवी इरफान अहमद है, उसका इस्तेमाल किया गया डॉक्टरों का ब्रेन वॉश करने के लिए, और जो भारत में रहने वाले लोग हैं उनका इस्तेमाल किया गया ब्लास्ट करने के लिए। पहलगाम में इन्होंने खुद भेज दिया था पाकिस्तानियों को अटैक करने।
इस बार भारत के ही लोगों को इस्तेमाल कर लिया कि भाई तुम ही फोड़ो बम, नहीं तो भारत हमको फोड़ देगा। दिल्ली ब्लास्ट पर हैरान करने वाले खुलासे होते जा रहे हैं। आज एक बहुत बड़ा खुलासा और हुआ है। एनआईए को धमाके वाली i20 कार की ड्राइविंग सीट पर आतंकी उमर नबी का जूता मिला है। ड्राइविंग सीट के नीचे के राइट फ्रंट टायर से एक जूता बरामद हुआ जिसमें मेटल नुमा सब्सटेंस पाया गया। शक है कि यही विस्फोट का मेन ट्रिगर था जिससे ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। यह थ्योरी इसलिए भी और पुख्ता हो जाती है क्योंकि जूते में अमोनियम नाइट्रेट और टीएटीपी विस्फोटक के ट्रेस मिले। इससे उमर के शू बॉम्बर होने का शक बढ़ गया है। एजेंसियां इसे 2001 की घटना से जोड़कर देख रही हैं, जब एक अल कायदा का सुसाइड बॉम्बर पेरिस से मियामी जाने वाली फ्लाइट में होममेड बम को जूते के सोल में छुपाकर चढ़ गया था। आतंकी ने अपने जूते में टीएटीपी और पीईटीएन छुपा रखा था। उस पर जांच एजेंसियों को शक है कि उमर ने भी इसी पैटर्न का अपनाया होगा और वो शू बॉम्बर था। साल 2001 में आतंकी ने फ्लाइट में जिस जूते में बम विस्फोटक छुपाने और धमाका करने की नाकाम कोशिश की थी, उस जूते की तस्वीर ये है। काले रंग के इस जूते के जो उसका सोल होता है उसको काटकर उसमें विस्फोटक और ट्रिगर दोनों भर दिया गया था। आशंका जताई जा रही कि उमर ने भी इसी पैटर्न का इस्तेमाल किया होगा। उमर के जूते में टीएटीपी विस्फोटक का ट्रेस मिलने से जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए, क्योंकि टीएटीपी यानी ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड एक घरेलू विस्फोटक है जो बहुत अस्थिर और खतरनाक होता है। इस वजह से इसे मदर ऑफ सैटन यानी शैतान की अम्मा कहा जाता है, क्योंकि यह बनाने वाले को भी मार सकता है। यह इतना सेंसिटिव होता है कि थोड़ी सी गर्मी, थोड़ा सा घर्षण या स्टैटिक बिजली से भी इसमें जोरदार धमाका हो जाता है। मान लीजिए किसी बॉक्स में टीएटीपी है और कोई बॉक्स का ढक्कन खोल रहा है, तो उतने से फ्रिक्शन से भी टीएटीपी ब्लास्ट हो सकता है। अगर यह गीला हो जाता है तब भी ब्लास्ट कर सकता है। केवल 1 ग्राम टीएटीपी का ब्लास्ट भी एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर सकता है। यह विस्फोटक देखने में सफेद पाउडर जैसा होता है, लेकिन सस्ता है, आसानी से फट जाता है, इसलिए आतंकी इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैश जैसे आतंकी संगठन भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब कहा जा रहा है कि यही टीएटीपी जो है वो ये डॉक्टर उमर के जूते में भी मिला है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आतंकी D6 मिशन की साजिश में जुटे थे। अब ये D6 क्या है? D6 मिशन का लक्ष्य 6 दिसंबर को आतंकी हमला करना था। देश के अलग अलग 6 शहरों में आतंकी हमले की प्लानिंग थी। आतंकी हमलों के बाद नेपाल भागने की साजिश थी इनकी। आतंकी डॉक्टर शाहीन से मिले दस्तावेजों में D6 मिशन का जिक्र है। इसे बाबरी का बदला मिशन बताया गया। जब्त दस्तावेजों में डॉक्टर शाहीन को मैडम सर्जन नाम दिया गया था। आतंकी आकाओं ने शाहीन को विदेश में नौकरी दिलाने का वादा कर रखा था। दिल्ली जांच की ब्लास्ट में अब मैडम एक्स और मैडम जेड की भी एंट्री हो गई। ये तो मैडम सर्जन है, इसको मैडम सर्जन करके बुला रहे थे, लेकिन ये मैडम एक्स और मैडम जेड कौन थी? जांच एजेंसियों को डॉक्टर शाहीन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में 2 नंबर मिले। कॉन्टैक्ट लिस्ट में मैडम एक्स और मैडम जेड के नाम से इन्हें सेव किया गया था। शाहीन और मैडम सर्जन को दोनों नंबरों से निर्देश भेजे जाते थे। शाहीन ने मैडम एक्स को एक मैसेज भेजा था जिसमें लिखा था, आपने जो मेडिसिन मंगवाई थी वो इस हफ्ते पहुंच जाएगी। मैडम एक्स ने रिप्लाई में कहा था कि ऑपरेशन के लिए दवाई कम नहीं पड़नी चाहिए। मेडिसिन शब्द का इस्तेमाल विस्फोटक के लिए किया गया था और ऑपरेशन शब्द का इस्तेमाल आतंकी हमले का कोडवर्ड था। जांच एजेंसियों को शक है कि यह मैडम एक्स और मैडम जेड जैश-ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की बहनें हो सकती हैं। आतंकी शाहीन को लेकर सूत्रों के हवाले से चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। डॉक्टर शाहीन और जैश-ए मोहम्मद मिलकर एक बड़ी साजिश को भारत में अंजाम देने वाले थे। दरअसल जैश-ए मोहम्मद ने डॉक्टर शाहीन को ऑपरेशन हमदर्द की कमान सौंपी थी। नाम देख रहे हैं, ऑपरेशन हमदर्द। ऑपरेशन हमदर्द के तहत मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं निशाने पर थी। जैश ने इस ऑपरेशन के लिए 3 कैटेगरी बनाई थी। पहली कैटेगरी में आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम महिलाओं को रखना था। उन्हें पैसे का लालच देकर दहशतगर्द बनाने का प्लान था। दूसरी कैटेगरी में मॉडर्न मुस्लिम महिलाओं को रखा गया था। इन्हें विदेश ले जाने और ऐशो आराम वाली जिंदगी का लालच देने का प्लान था। और तीसरी कैटेगरी में विचारों से कट्टरपंथी मुस्लिम महिलाओं को रखा गया था, क्योंकि इन्हें जिहाद के रास्ते पर लाना आसान था। दिल्ली ब्लास्ट की जांच की सबसे अहम कड़ी डॉक्टर शाहीन ही है। आतंकियों की भर्ती से लेकर फंडिंग तक सब कुछ डॉक्टर शाहीन यानी मैडम सर्जन देख रही थी। डॉक्टर शाहीन की कुंडली खंगालने पर जांच एजेंसियों को पाकिस्तान का कनेक्शन मिलने की भी बात सामने आ रही है। यह खुलासा हुआ है कि शाहीन 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है।
आतंकी डॉक्टर शाहीन के पास एक नहीं 3-3 पासपोर्ट हैं। डॉक्टर शाहीन 6 बार विदेश जा चुकी है। खुलासा हुआ है कि साल 2013 में कानपुर में नौकरी छोड़ने के बाद डॉक्टर शाहीन थाईलैंड गई थी। जांच के दौरान आतंकी शाहीन के कुल 7 बैंक खातों का पता चला है। शाहीन के बैंक अकाउंट से 7 साल में 1,55,00,000 रुपए का लेन देन हुआ है। जांच एजेंसियां पैसों के सोर्स का पता लगाने में अब जुटी हैं। 3 खाते कानपुर में और 2 लखनऊ में और दिल्ली में। दिल्ली ब्लास्ट की एक कड़ी को जोड़ने के लिए आज जांच एजेंसियां हरियाणा के नूह जिले में भी गईं। यहीं की हिदायत कॉलोनी में आतंकी उमर किराए के मकान में रहता था। उमर के कमरे में बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंची और तलाशी ली। सूत्रों के मुताबिक कमरे से संदिग्ध विस्फोटक सामग्री और कुछ उपकरण बरामद हुए। यह भी खुलासा हुआ है कि इस मकान में पहले एक महिला भी रहती थी, जो अब गायब हो गई है, बताया जा रहा है। उसकी तलाश भी की जा रही है। इलाके में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आसपास के लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। यानी इधर दिल्ली ब्लास्ट की ताबड़तोड़ जांच आगे बढ़ रही, कोई भी मिसिंग लिंक न रहे इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन उधर बॉस दिल्ली ब्लास्ट पे पॉलिटिक्स हो रही है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता इस ब्लास्ट को लेकर जो नैरेटिव चला रहे हैं, आप सुनेंगे तो माथा पीट लेंगे कि क्या लोग हैं ये लोग। ब्लास्ट को इलेक्शन से जोड़ा जा रहा है। ब्लास्ट के पीछे आरएसएस का हाथ होने का झूठ फैलाया जा रहा है। ब्लास्ट को कश्मीरियों पर जुल्म और 370 हटाने की साइड इफेक्ट की तरफ पेश किया जा रहा है। इन आतंकियों को कठपुतली और भटके हुए नौजवानों की तरह दिखाने की कोशिश हो रही है। टेरर मॉड्यूल में डॉक्टरों के पकड़े जाने पर उसका ठीकरा भी मोदी सरकार और हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स पर फोड़ा जा रहा है। आप सुनिए कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई कैसे इस ब्लास्ट में आरएसएस यानी संघ की जांच करने की बात कर रहे हैं और इसे इलेक्शन से जोड़ रहे हैं। दिल्ली में आरएसएस का हाथ है कि नहीं मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन जो हिंसावादी हैं उनकी सबकी जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इलेक्शन आने के बाद बराबर बमकांड क्यों होता है, ये इसका भी जांच होनी चाहिए। दूसरा ऐसा है कि जिस ढंग से कश्मीर में अन्याय हो रहा है उसका भी परिणाम कुछ होगा। वो कुछ माने जाने वकील हैं, तो वो जो बोलते हैं कि अंदरूनी मामला भी इसमें होगा, अंदरूनी आतंकवाद होगा, तो इसकी जांच होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा है कि आरएसएस जिस ढंग से प्रचार वगैरह करती है, ऋतुम्बरा का ये आया था, उनको वो छोड़े, तो क्या सरकार आरएसएस का भी जांच करेगी? ये हमारा सवाल है।